ठीक हो गया। ओके, तो शुरू करते हैं। नया दिन नया आर्टिकल। ठीक है, और आज का जो तुम्हारा आर्टिकल है, कल मैंने आपको पढ़ाया था वही। कल क्या पढ़ाया था? एलसी परिपथ के दोलन पढ़ाया था शायद। आज का तुम्हारा जो आर्टिकल है आज के लिए वो है अनुनादी परिपथ। ध्यान से देखो, अनुनादी परिपथ यानी कि रेजोनेंट सर्किट्स। अनुनादी परिपथ या रेजोनेंट सर्किट्स। इससे पहले मैं आपको अनुनाद कुछ बता चुका हूँ। जब हमने एलसी परिपथ पढ़ा होगा तो एलसी परिपथ में अनुनाद में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हमारे पास हमने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है इसी परिपथ। तो अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें होता है समांतर अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ, और एक होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ। दो प्रकार से हम अनुनादी परिपथ बना सकते हैं, या अनुनादी परिपथ हम कह सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हुआ श्रेणी और दूसरा हुआ समांतर। तो हम इसमें से पहले वाले को ले लेते हैं। पहला हमारे पास सपोज के लिए क्या है भाई? श्रेणी अनुनादी परिपथ। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझो, थोड़ा ध्यान दो इस पर। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो लास्ट के आर्टिकल है, 2-3 आर्टिकल, इसके बाद शायद एक आध और बच्चे होंगी, तो ये काफी ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। आपको इसको समझना है, रटना नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है ना, अब होता क्या कि जो श्रेणी अनुनादी परिपथ है भाई, ये एक साधारण सा एलसीआर परिपथ होता है, जिसमें एल, सी और आर यानी प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ। अब चित्र समझो, ये एक वोल्टेज सोर्स है, एसी सोर्स है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, आप जानते हैं। इसके साथ अगर हम श्रेणी क्रम में एक धारिता और एक जोड़ दें, क्या? प्रतिरोध, L, C और R श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। एलसी परिपथ के दोलन होंगे, और वो अनुनाद कैसे करेंगे हम इसको डिफाइन करेंगे इसमें। ठीक है, तो एक सिंपल सा परिपथ है जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसको एल, सी और आर से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अब क्या होता है, चित्र लिख लोगे। चित्र में क्या लिखोगे कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में एक प्रेरकत्व, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, और किसके साथ? वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, अब होता क्या कि श्रेणी अनुनादी परिपथ, आपको ये नोट करना है कि जो श्रेणी अनुनादी परिपथ है भाई, श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें जो आरोपित वोल्टेज है भाई, आरोपित वोल्टेज कौन सा है इस समय ये आरोपित वोल्टेज है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। आरोपित वोल्टेज तथा परिपथ, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति, आरोपित वोल्टेज की, ये ध्यान रखना, इसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। स्वाभाविक ये नोट करना है आपको। श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें कि आरोपित वोल्टेज की जो आवृत्ति होगी वो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेरण प्रतिघात है भाई, प्रेरण प्रतिघात को XC बोलते हैं, ये बराबर होता है धारितीय प्रतिघात,
धारितीय प्रतिघात को क्या लिखते हैं, एक्सएल। और जो प्रतिबाधा होती है, पथ की जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा जेड, वो होती है आरोपित इसके बराबर, प्रतिरोध के बराबर, और न्यूनतम होती है। परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होनी चाहिए, शर्तें देख लो। एक तो जो प्रेरण प्रतिघात है वो धारितीय प्रतिघात के बराबर होना चाहिए, दूसरा जो परिपथ की प्रतिबाधा है वो न्यूनतम होनी चाहिए, और परिपथ में आरोपित जो क्या है, रेजिस्टेंस है, जो धारित प्रतिरोध है, उसके बराबर होगी। तो जेड बराबर किसके होनी चाहिए, आर के, और ये देखिए न्यूनतम होनी चाहिए। तो दो कंडीशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि एलसीआर परिपथ में, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा किस किस को याद है, जेड बराबर कितना होता है, जेड बराबर एलसीआर परिपथ पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर आपको दोबारा रिपीट करना तो वैसे बताओ, नहीं करना, एलसीआर परिपथ वापस जाके पढ़ो, ठीक है ना। और परिपथ की प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। और आप जानते हैं एक्स एल बराबर ओमेगा एल और एक्स सी इक्वल टू होता है 1 ओमेगा सी। तो आप कह सकते हैं जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल की जगह ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का स्क्वायर। ये परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ये परिपथ की क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। और अगर जो परिणामी वोल्टेज है भाई और धारा के बीच कलांतर अगर फाई होता था, अगर आपको ध्यान होगा कि परिणामी वोल्टेज को भी लिखते तथा धारा आई के बीच कलांतर अगर फाई होता, कलांतर इक्वल टू फाई हो, तो आप ये भी जानते हैं कि टेन फाई इक्वल टू नहीं मालूम, याद रखो, टेन फाई इक्वल टू होता था एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर, या टेन फाई इक्वल टू आप कह सकते हैं एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल 1 ओमेगा सी बट्टे ये टेन फाई। अब जो अनुनादी परिपथ होता है, अनुनादी परिपथ में एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, एक्सएल और एक्ससी। तो इस स्थिति में आप देखोगे कि जेड किसके बराबर हो जाएगा, श्रेणी अनुनादी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, अनुनादी, या आप लिखोगे अनुनादी परिपथ के लिए एक्सएल बराबर होता है एक्ससी। इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट बना देता हूँ, इसको समीकरण नंबर क्या बना देता हूँ, सेकंड। जब एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है तो समीकरण फर्स्ट से जेड बराबर कितना हो जाएगा, परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी जेड बराबर हो जाएगा एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर बच गया। तो यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर का वर्गमूल आर आ जाएगा, तो जेड बराबर हो जाएगा कितना, आर। शुरू में कंडीशन बताए थे ना, कहाँ पे बताए थे। और दूसरा फाई, टेन फाई बराबर समीकरण सेकंड से टेन फाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 0 बटे आर इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि एक तो बताया था ये बराबर आर का मान, जेड का मान आर के बराबर, और परिणामी प्रतिरोध, इसका परिणामी वोल्टेज तथा धारा समान कला में होती है भाई, समान क्यों होंगी, क्योंकि फाई इक्वल टू 0, धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर कितना है, 0 है। तो धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर 0 होने का मतलब है कि परिणामी धारा और परिणामी वोल्टेज समान कला में हो, और तभी अनुनाद की स्थिति आएगी, ठीक है ना। अब अनुनादिक
अनुनाद की स्थिति के लिए अब आप अनुनादी आवृत्ति, अब हम अनुनादी आवृत्ति की गणना करते हैं भाई। जो आरोपित वोल्टेज है उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए और जो आरोपित धारा है उसकी आवृत्ति मैच करनी चाहिए, तभी अनुनाद की स्थिति आएगी और तभी धारा में प्रवर्धन होगा, तभी वोल्टेज में क्या होगा, प्रवर्धन होगा। तो अनुनादी आवृत्ति की गणना के लिए आप देखते हैं अनुनादी स्थिति के लिए, अनुनाद की स्थिति में आप जानते हैं कि एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्ससी के बराबर। एक्सएल की जगह लिख सकते हैं हम क्या, ओमेगा एल, इसकी जगह लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, ठीक है। और ओमेगा बराबर कितना होता है, यहाँ से ओमेगा का मान निकाल दो, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, कल भी बताया था मैंने कहीं पे, ठीक है ना। ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर हो गया यहाँ से 1/LC का अंडर रूट, 1/LC का अंडर रूट। अब यदि अनुनादी आवृत्ति, यदि अनुनादी आवृत्ति F0 हो गए तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, F0 बराबर हो जाएगा सीधे ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई F या 2 पाई N, अगर आवृत्ति को हम N लिखें तो 2 पाई N लिख सकते हैं, मेरे को 2 पाई N, और F0 बराबर ओमेगा बटे 2 पाई हो गया। तो यहाँ से F0 बराबर हो गया भाई, F0 इक्वल टू ओमेगा, तो ये है बटे 2 पाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, यही अनुनादी आवृत्ति है। इसको परिपथ की क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं भाई, ठीक है। और जो अनुनादी आवृत्ति है ये LCR परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति से मेल खानी चाहिए भाई, ध्यान दें, मेन चीज है ये परिपथ की अनुनादी आवृत्ति है, और यही जो है LCR परिपथ की क्या है, स्वाभाविक आवृत्ति। कल बताया था F बराबर यही आया था, जो हमने F0 निकाला वही हमने कल F निकाला था। तो जो LCR परिपथ की जो स्वाभाविक आवृत्ति होगी वो इस अनुनादी आवृत्ति की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। शुरू में जो श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति की क्या होगा, बराबर। तो जो आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति ये है परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति की क्या होगा, बराबर। तो ये है आपका क्या क्या है, श्रेणी अनुनादी परिपथ। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर हम अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए ग्राफ खींचते हैं भाई, धारा श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए धारा तथा आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी या आवृत्ति देखो सीधे सीधे अनुनादी आवृत्ति एक ही एक वो पर्टिकुलर होगी, धारा तथा आवृत्ति के बीच ग्राफ, या आप इसको संबंध भी दिखा सकते हैं कि ये इसके बीच संबंध कैसे आएगा। अगर हम एक अक्ष लें और इस अक्ष पर धारा का मान लें भाई, इधर को क्या लें और इधर को हम फ्रीक्वेंसी लें, तो धारा और फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, देखो ये F0, ये जो पर्टिकुलर आवृत्ति है जिस पर धारा का मान अधिकतम होगा, यहाँ पे धारा का मान क्या है, I मैक्सिमम है,
जब आवर्ती का मान जो है ठीक अनुनादी आवर्ती के बराबर होगा तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो जब F बराबर F0 तो I बराबर I मैक्सिमम, धारा का मान अधिकतम मान कब होगा, जबकि परिपथ में जो आवृत्ति है वो अनुनादी आवृत्ति और उसके संगत क्या मिलेगी, अधिकतम धारा मिलेगी। यदि F इज लेस देन F0 और F इज ग्रेटर देन F0, इधर F0 का मान F से ग्रेटर हो गया इधर वाले के लिए, तो I इज ऑलवेज लेस देन I मैक्सिमम। देखो either it is F is less than F0 or it is greater than F is greater than F0, I will be less than I maximum। अगर जो आरोपित धारा है, ध्यान से सुनो, आरोपित जो वोल्टेज है वो अनुनादी वोल्टेज से कम है या अनुनादी वोल्टेज से अधिक है, दोनों परिस्थितियों में धारा का जो मान होगा वो उसके अधिकतम मान से कम होगा। आई बात समझ में? किसके बीच का संबंध है ये, धारा और आवृत्ति के बीच का संबंध। दूसरी चीज है जो आपको समझनी है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z, प्रतिबाधा को क्या लिखते हैं, तथा आवृत्ति के बीच संबंध। ये भी समझने वाली बात है कि प्रतिबाधा आवृत्ति के साथ कैसे चेंज होगी, या आवृत्ति का, अगर हम आवृत्ति को बदलते हैं अप्लाइड वोल्टेज की तो उसके साथ जो परिपथ है उसकी प्रतिबाधा कैसे चेंज होगी, वो आप इस ग्राफ से समझो कि हमारे पास सपोज के लिए एक ग्राफ है, जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, इधर को हम प्रतिबाधा Z ले रहे हैं और इधर को हम फ्रीक्वेंसी F ले रहे हैं, तो जो ग्राफ आएगा वो ठीक उल्टा आएगा भाई, ये ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। और ये जो F0 है भाई, यहाँ पे क्या है, तो ये यहाँ पे Z का मान जो है मिनिमम होगा, यहाँ पे Z का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। जब F बराबर F0, ध्यान से देखो, जब F बराबर F0 तो I का मान मैक्सिमम आ रहा था, लेकिन जब F इक्वल टू F0 तो प्रतिबाधा Z न्यूनतम होगी, Z इक्वल टू Z मिनिमम। जब परिपथ में जो अप्लाइड वोल्टेज है भाई उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ठीक अनुनादी आवृत्ति के बराबर हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो उस स्थिति में जो परिपथ है उसकी जो प्रतिबाधा होगी वो न्यूनतम होगी, और उसको हम Z मिनिमम लिख रहे हैं, ठीक है ना। और यदि F इज ग्रेटर देन F0 या F इज लेस देन F0, देन उस परिस्थिति में Z विल बी ग्रेटर देन Z मिनिमम। Z का जो मान होगा Z मिनिमम से ज्यादा होगा, यानी कि न्यूनतम मान से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर Z के एक जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है अनुनादी आवृत्ति के एक पर्टिकुलर मान के लिए, फ्रीक्वेंसी के एक पर्टिकुलर मान जो कि अनुनादी आवृत्ति है, ठीक है, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए Z का मान परिपथ में मिनिमम होगा, और बाकी अगर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बड़ी है F0 से या छोटी है, दोनों परिस्थितियों में Z का मान जो है वो ज्यादा हो जाएगा Z मिनिमम से। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है न्यूनतम कब होगी, जबकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, परिपथ की जो आवृत्ति होगी अनुनादी आवृत्ति की बराबर हो। क्लियर हो गया? तो ये दो चीजें आपको समझनी है, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है और ये भी कैसे चेंज हो। आई बात समझ में? ठीक है, मिटा दो इसको, दोबारा तो नहीं बताना। अब हम थोड़ा सा इसी आर्टिकल को देखो, लाइन टू लाइन समझो, ठीक है ना। चीजों को एक तो जल्दबाजी में मत पढ़ो और रट के मत पढ़ो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं
वो है रेजोनेंस। जो सर्किट है उसको बना के हमें होने वाला क्या है, फायदा क्या हो, कहाँ यूज हो। ठीक है, तो अब देखो आप कि अनुनादी परिपथ में, श्रेणी अनुनादी परिपथ में, यहाँ पे सिर्फ श्रेणी वाले की बात हो रही है। श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टेज प्रवर्धन, वोल्टेज प्रवर्धन रेक्टिफिकेशन होता है। देखो कैसे होता है, वोल्टेज हमने अप्लाइड वोल्टेज, सपोज के लिए हमने 100 वोल्ट के वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है ना, और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी सर्किट के किसी पर्टिकुलर भाग में 400 वोल्ट मिल जाए, 500 वोल्ट मिल जाए। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है कि आपने 100 वोल्ट दिया किसी परिपथ को और आगे किसी परिपथ के किसी भी पर्टिकुलर भाग में उसका मान बढ़कर 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो जाए? ऐसा संभव? ऐसा संभव है किस परिपथ में? श्रेणी अनुनादी परिपथ में। कैसे संभव है? उदाहरण के लिए मैं देखो आपको बताऊं कि आपको ये नोट करने ये चीज कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में, श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रोडक्ट L तथा संधारित्र C, ध्यान दे सिर्फ इन दोनों के बीच, R के बीच नहीं बोल रहा हूं, ध्यान, L तथा C के सिरों के बीच, सिरों के बीच वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज से वोल्टेज का कई गुना प्राप्त हो सकता है या कई अधिक प्राप्त हो सकता है, कई गुना अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि LCR परिपथ में, श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टेज का प्रवर्धन होता है। भाई वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है ना, एम्प्लीफिकेशन हो गया। तो वोल्टेज बढ़ाने का काम भी हम किससे कर सकते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ में, श्रेणी परिपथ के किसी पर्टिकुलर हिस्से में, ठीक है ना। और यही चीज काम आएगी, वोल्टेज प्रवर्धन ही जो इसकी उपयोगिता है वो यही है। अब देखो सपोज के लिए कोई LCR परिपथ है भाई, माना यही है LCR परिपथ, सामने दिख रहा है। इसी परिपथ, इसी वाली फिगर को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, समझने में आसानी होगी। ये LCR परिपथ है, आप चाहो तो अपनी कॉपी में इसको दोबारा बना सकते हो, ठीक है। ये LCR परिपथ है, इसके सिरों की जो ये XL है भाई, प्रेरण प्रतिघात, ये XC है और ये क्या है? R है, सॉरी VR है। XL को VL VC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके सिरों के बीच जो प्रेरण प्रतिघात है वो XL, और इनके सिरों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है भाई VC है, या सॉरी VL है, ये VC है, और ये कितना है इसके सिरों के, ये XL लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, कोई बात नहीं, चलो लिख दिया, ठीक। तो इनके सिरों के बीच जो प्रतिरोध है या जो वोल्टेज डिफरेंस है वो ये है। सपोज के लिए इसको हटा देता हूँ, इस वाली लाइन को, ठीक है ना। और ये देख लो, अगर LCR परिपथ में L, C और R के सिरों के बीच, चूंकि अलग अलग बिंदुओं से जुड़े हैं तो अलग अलग वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो वोल्टेज सपोज के लिए VL है, इसके सिरों के बीच वोल्टेज VC है, और इसके सिरों के बीच वोल्टेज कितना है? VR है। और यदि मान लेते हैं उदाहरण के लिए, माना ये फॉर एग्जाम्पल जो अप्लाइड वोल्टेज है V इक्वल टू, सपोज के लिए हमने 100 वोल्ट अप्लाई किया, ये भी हमने कितना वोल्ट अप्लाई किया, ये VRMS है, एक्चुअल में ये क्या है? 100 वोल्ट, यानी उसका वर्ग माध्य मूल मान कितना है? 100 वोल्ट है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि XL बराबर XC बराबर, सपोज के लिए इसके सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है, और इसके सिरों के बीच का
प्रतिरोध। तो एक्सएल और एक्ससी, इसके सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है उसको प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, इसके सिरों के बीच के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, धारितीय प्रतिघात, और ये सिंपल प्रतिरोध है तो सिंपल प्रतिरोध बोलते हैं। तो एक्सएल बराबर एक्ससी, सब क्योंकि अनुनादी परिपथ है तो एक्सएल और एक्ससी बराबर होना ही है, ठीक है। और सपोज के हम ले लेते हैं, हमने 5 ओम लगा रखे हैं भाई, आर भी हमने सपोज के लिए कितना ओम लगा रखा है, चलो हम मान लेते हैं आर हमने 20 ओम लगा रखा है, ये 5 ही ओम लगाओ, कौन सा फर्क पड़ता है। आर भी हमने कितना लगा रखा है, 5 ओम, ठीक है। तो परिपथ में धारा, परिपथ में धारा V बराबर कितना होता है, I बराबर V बटे R, I इक्वल टू कितना है, V बटे, ठीक है ना। ये I बराबर V बटे R या I बराबर V बटे Z, V बटे Z, और Z आपको मालूम है अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ में Z बराबर क्या होता है, R होता है, इससे पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा, V का मान है कितना 100 वोल्ट, और बटे Z का मान है कितना सिर्फ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सएल एक्ससी बराबर होंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, बताया था एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। तो I बराबर 100/5, यानी कि I इक्वल टू आ गया भाई 20 एम्पियर। तो जो परिपथ में धारा है वो कितनी है, 20 एम्पियर की धारा बह इस परिपथ बह रही है ना। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में है तो इसमें जितनी धारा होगी उतनी इसमें जाएगी, उतनी इसमें जाएगी, और ये मान के चलते हैं कि ये आदर्श है और इनमें धारा क्षय नहीं हो, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, एल के सिरों के बीच, एल के सिरों के बीच विभवांतर वी एल बराबर हो जाएगा आई एक्स एल। आई का मान कितना है 20 एम्पियर, एक्सएल का मान कितना है, एक्सएल का मान है, एक्सएल बराबर एक्ससी बराबर 5, एक्सएल बराबर एक्ससी में इसको 5 मत मानो, इसको हम सपोज के लिए कुछ और मान लेते हैं, 5 की जगह 50 मान लो या 100 मान लो, जो भी मानना आपको। एक्सएल बराबर एक्ससी बराबर उसका मान हम चेंज कर सकते हैं, तो चाहे हम इसको 50 ओम मान लेते हैं, 5 की जगह कितना मान लें, ठीक है, क्योंकि अगर 5 ही ओम रखेंगे तो तब बराबर आएगा, क्योंकि तब हमने उसको ठीक आर के बराबर लिख दिया, तो उसमें हमें वोल्टेज प्रवर्धन नहीं मिलेगा, ध्यान दें। तो हम इसको इन दोनों का मान बढ़ा सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों को बराबर रखते हैं, ध्यान दें। तो इसको मैं 50 ओम कर दे रहा हूँ, तो एक्सएल बराबर एक्ससी तो 50, और ये मिला कितना 1000 वोल्ट। सी के सिरों के बीच विभवांतर वीसी, ये भी बराबर रखा हुआ है, आई एक्ससी हो जाएगा, तो 20 गुणा गया 50, ये भी वही 1000 वोल्ट। और जो प्रतिरोध है भाई आर के सिरों के बीच विभवांतर वी आर, तो आई आर हो गया, आई आर यानी कि आई का मान है 20 एम्पियर और आर का मान है 5 ओम, तो ये हो गया 100 वोल्ट। अब ध्यान से देखो 100 वोल्ट का एम्पियर, 100 वोल्ट का हमने क्या लगाया था, परिपथ में जो हमने 100 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया था, अप्लाइड वोल्टेज था 100 वोल्ट, और इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना मिला 1000 वोल्ट का, लगाया 100 वोल्ट था, मिला 1000 वोल्ट। इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी, दोनों के सिरों के बीच विभवांतर वही मिलेगा। और आप ध्यान दो कि अगर हम इनका मान बढ़ा दें और बढ़ा दें, अगर हम इसका मान 50, इन दोनों का मान 50-50 से बढ़ा के 1000 रख दें, 1000 ओम 1000 ओम, इसको न बदलें, ध्यान दें, ये उतना ही रहेगा। इन दोनों का मान बढ़ा के हमने 1000 ओम कर दिया, तो क्या हुआ, ये 1000 गुणा गया 50, ये 50,000 आ जाएगा। तो हमने लगाया 100 वोल्ट, मिल गया 50,000 वोल्ट। तो ये वोल्टेज प्रवर्धन है, और ये मुख्य रूप से यही जो है अनुनादी परिपथ का क्या है, मुख्य रूप से काम क्या है कि वोल्टेज का प्रवर्धन करना, एम्पलीफाई कर देना, कई गुना बढ़ा देना,
किसी भी वैद्युत सर्किट के किसी भी भाग में वोल्टेज को अगर आप बढ़ाना हो तो आप श्रेणी अनुनादी परिपथ उस भाग में अप्लाई कर दोगे। एल और सी के, ध्यान रहे सिर्फ एल और सी के सिरों के बीच वोल्टेज परिवर्तन होगा, आर के सिरों के बीच कोई वोल्टेज परिवर्तन नहीं। आई बात समझ में? और यही इसकी विशेषताएं भी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसकी विशेषताएं में साथ साथ आपको काफी सारी बता चुका हूं। चलिए ठीक, अब एल विशेषताएं आप चाहो तो याद कर लो, चाहो तो किताब से नोट कर लो, चाहो तो सुन लो। तो इसकी विशेषता क्या बताए? सबसे पहले आरोपित वोल्टेज और जो धारा है भाई वो समान कला में होनी चाहिए। आरोपित वोल्टेज और धारा क्या होनी चाहिए? समान कला में होनी चाहिए। दूसरी जो विशेषता है एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, या इन दोनों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें वोल्टेज का प्रवर्धन होता है, अभी आपको बताया, ठीक है। और एक पर्टिकुलर आवृत्ति जिसको हमने क्या बोला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला, उसके लिए जेड का मान मिनिमम होगा और वो आर के बराबर होगा, और क्या बताया? जेड का मान मिनिमम और धारा का मान उस पर्टिकुलर आवृत्ति के लिए क्या होगा? अधिकतम। तो ये सारी चीजें ये श्रेणी अनुनादी परिपथ की क्या है? विशेषता है। अब आता है सबसे लास्ट, हम इस आर्टिकल के लास्ट पार्ट पे पहुंचते हैं और वो है उपयोग। अब हमने श्रेणी अनुनादी परिपथ तो पढ़ लिया, लेकिन यूज कहाँ करोगे? अब यूज इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एलसी परिपथ में जो दोलन है उसका जो यूज होता है मुख्य रूप से रेडियो में होता है, रेडियो को ट्यून करने। अब आप लोगों ने रेडियो देखा हुआ है? वैसे भी 2000 बाद की जो पीढ़ी होगी उसने रेडियो नहीं देखा होगा, देखा भी होगा लेकिन शोपीस के रूप में देखा। रेडियो में क्या होता था, जो हमारे घरों में जो रेडियो है भाई उसमें एक एलसी परिपथ होता था। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ इसको। ये सी है और ये क्या है? एल। और इसको मैं क्रॉस दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब है सी का मान बदला जा सकता है, परिवर्ती, इसको बोलते हैं परिवर्ती संधारित्र। कुंडली तो साधारण रहेगी लेकिन ये जो संधारित्र है ये परिवर्ती है। परिवर्ती का मतलब है इसका मान बदला जा सकता है भाई। संधारित्र साधारण संधारित्र नहीं होगा, उसका मान को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो मुख्य उपयोग किसमें होगा? रेडियो ट्यून करने में। ट्यून करने का मतलब है सपोज कि आपने अगर किसी ने रेडियो देखा है या किसी के घर में अभी रेडियो हो सकता है, मैं उन रेडियो की बात नहीं कर रहा हूँ जो एफएम चलाते हैं आजकल, मैं उस रेडियो की बात कर रहा हूँ जो एएम रेडियो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो बोलते हैं, पुराने रेडियो जिसमें एक बैंड होता है उसको घुमाते हैं, ठीक है ना। और कहीं पे जो है बीबीसी पकड़ता है, कहीं पे विविध भारती पकड़ता है, कहीं पे नजीबाबाद केंद्र पकड़ता है, कहीं पे दिल्ली केंद्र पकड़ता है। रेडियो के अलग अलग केंद्र होते हैं, रेडियो प्रसारण केंद्र जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। और एक बार तो हमारे यहाँ नज़दीकी गोपेश्वर में भी एक रेडियो स्टेशन खुला होता है, अभी उसका टावर है वहाँ पे, अब चल रहा है नहीं चल रहा है ये मुझे ध्यान नहीं। अब परिवर्ती संधारित्र लगाया जाता है और इसमें एक कुंडली एलसी परिपथ बनाया जाता है, सिंपल। और ये जो एलसी परिपथ होगा वो एक रेडियो में एक एंटीना लगा होता था भाई, और ये ग्राउंडेड होता था, ये एंटीना है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन जो है अलग अलग रेडियो स्टेशन, अब देखो कैसे पता लगेगा कि कहीं पे नजीबाबाद पकड़ना है, कहीं पे दिल्ली वाला स्टेशन पकड़ना है, कहीं पे गोपेश्वर वाला पकड़ना है, कहीं पे देहरादून वाला स्टेशन पकड़ना है, या कहीं पे बीबीसी पकड़ना है। उस समय बीबीसी का बहुत ज़्यादा क्रेज था जब रेडियो का दौर था, विशेषकर समाचारों के लिए सीमित संसाधन थे। आज के हिसाब से व्हाट्सएप नहीं था मैंने, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप नहीं था तो न्यूज़ भी, अब चूंकि न्यूज़ का फ्लो कम था लेकिन न्यूज़ हमेशा ऑथेंटिक होती थी। अब बीबीसी को तो हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ का सोर्स माना जाता था, किसी को भी अगर बीबीसी पे न्यूज़ सुन लिया उसका मतलब ये है कि ये सच्ची न्यूज़ है। आजकल की तरह नहीं कि एक न्यूज़ को, खैर वो हमारे विषय में। तो होता क्या है कि एंटेना जो है
अब रेडियो स्टेशन है, यहाँ रेडियो स्टेशन है, अलग अलग रेडियो स्टेशन है। अब अलग अलग रेडियो स्टेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी को भेजते थे, ठीक है ना। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी आई, कोई भी फ्रीक्वेंसी आई, वो इसमें मॉड्यूलेट होगा, किसमें, एंटीना में। एंटीना में जो क्या लगा हुआ है, कुंडली लगी है, ये इसमें प्रवेश करेगी है, ठीक है ना। अब जो ये कुंडली है भाई, वो इस जो एलसी परिपथ है उसके साथ जो है क्या बनाती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के रूप में, यानी कि म्यूचुअल को क्या, अन्योन्य प्रेरण के साथ इससे जुड़ी है। ये दोनों कुंडलियां अन्योन्य प्रेरण से एक दूसरे से जुड़ी। अब जब कोई वोल्टेज, ध्यान से सुनो, कि कोई भी वोल्टेज यहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि ये कुंडली जो है इससे जुड़ी है, तो ये वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, इस कुंडली में। अब हम क्या करेंगे, रेडियो को ट्यून करेंगे। रेडियो में एक घुंडी लगी होती थी, या एक क्या बोल सकते हैं उसको, जिसको हम घुमाते थे, और वो एक सुई चलती थी उस पर आगे। अगर किसी ने पुराना रेडियो देखा हो तो सुई चलती थी, हम उसको घुमाते थे। सुई जो है विशिष्ट पर्टिकुलर उस पर जाती थी, क्या उसमें हर्ट्ज लिखे होते थे, मेगा हर्ट्ज लिखे होते थे, किलो हर्ट्ज लिखे होते थे, तो अलग अलग स्टेशन की फ्रीक्वेंसी उसमें लिखी होती थी। सपोज के लिए मेरे को बीबीसी लगाना है, तो मैं बीबीसी वाली फ्रीक्वेंसी पे उस घुंडी को घुमा के सुई को ले जाता था। तो बाकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो वाली फ्रीक्वेंसी जो अगर हमारे इस एलसी परिपथ की जो फ्रीक्वेंसी है, जो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो आने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, तो वहाँ पे अनुनाद की स्थिति आ जाएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जो आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो तो फिक्स है, हर स्थिति अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो आने वाली फ्रीक्वेंसी है, इस घुंडी को घुमा के रेडियो की हम उस आने वाली फ्रीक्वेंसी को इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कराने के बाद क्या होगा कि जैसी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे तो क्या होगा, अनुनाद की स्थिति आ जाएगी। अनुनाद की स्थिति आ जाएगी तो वोल्टेज में परिवर्तन हो जाएगा। वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो उस पर्टिकुलर स्टेशन से आने वाला जो सिग्नल है, उनके लिए धारा का मान क्या हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा, और बाकी वालों के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो स्टेशन साफ सुनाई देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने इससे मैच की, और बाकी के स्टेशनों से आने वाली आवाज़ दबा दी जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक ही स्टेशन से किरणें आएंगी, तरंगे आएंगी। अलग अलग स्टेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगें भेजते हैं। तो जो तरंग हमने यहाँ से इसके साथ मॉड्यूलेट कर दी, इसके साथ हमने उसको क्या कर दिया, अनुनाद की स्थिति में ले आए, तो वो स्टेशन बजने लगता है। और बाकी स्टेशन, देखो आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो FM रेडियो है बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, लेकिन जो AM रेडियो होते थे पुराने के, उसमें कोई भी स्टेशन आप लगाओ तो जो साउंड डिस्टर्बेंस पीछे से होता था, सूं की आवाज़ आएगी जरूर, भले आवाज़ साफ सुनाई देगी, लेकिन जो सूं की आवाज़ आएगी वो ये होगा कि वो पुराने जो बाकी स्टेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, वो भी सुनाई दे रहे हैं, लेकिन वो दबा दिए गए हैं किसके द्वारा, अनुनादी आवृत्ति के द्वारा। आगे बात समझ में होगा क्या, फिर से समझो। यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी रेडियो स्टेशन से, जो तरंगे आएंगी वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की तरंगे आएंगी, ठीक। हमारा जो एंटीना है उन तरंगों को ग्रहण करेगा, और उन तरंगों को किसमें भेजेगा, इस एलसी सर्किट के साथ क्या करेगा, अन्योन्य प्रेरण से जुड़ा है, तो जिस फ्रीक्वेंसी को ये ग्रहण करेगा वही फ्रीक्वेंसी यहाँ भी क्या हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी, वही वोल्टेज यहाँ भी प्रेरित हो जाएगा। अब हमने इसको और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, किसके द्वारा, घुंडी के द्वारा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वोल्टेज प्रवर्धित हो जाता है, परिणाम स्वरूप धारा प्रवर्धित, उस परिपथ के उस भाग में धारा क्या हो जाएगी, प्रवर्धित हो जाएगी, या धारा का मान बढ़ जाएगा। और धारा का मान बढ़ जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी साफ सुनाई देगी, और बाकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम सुनाई देगी। इसलिए हमको रेडियो जो है साफ सुनाई देता था। तो मेनली जो एलसी परिपथ का उपयोग है वो रेडियो को ट्यून कराने में ही है, ठीक। तो इतनी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एलसी श्रेणी एलसीआर पर श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसका उपयोग क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसमें जो है फ्रीक्वेंसी और धारा के बीच संबंध क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और साथ में लास्ट क्या था, फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच संबंध क्या होता था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, और पूछा जाता है एग्जाम में, इसका कोई भी एक पार्ट पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना बहुत है।